हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को आकाशगंगा के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है कि तारों का निर्माण हो चुका है, मुख्य क्रमक तारा या मेन सीक्वेंस स्टार का निर्माण हो चुका है। अब यहाँ से आगे के स्टेज को हम लोग पढ़ेंगे और हम ले चलेंगे आपको आकाशगंगा की तरफ। प्यारे बच्चा, आकाशगंगा पढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं, जिसे कहते हैं तारामंडल, यानी कॉन्स्टलेशन के बारे में। प्यारे बच्चों, यदि आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसके फर्स्ट चैप्टर में ही कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया गया है। वहां यह बताया गया है, देखो होता क्या है कॉन्स्टलेशन या तारामंडल क्या होता है। तो तारों का ऐसा समूह जिससे विशेष प्रकार की आकृति बनती है उसे तारामंडल कहते हैं। उदाहरण के लिए सप्तर्षि तारामंडल, यानी 7 तारों के समूह को सप्तर्षि तारामंडल कहते हैं, जिसे आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी में ध्यान दिया होगा तो पढ़ा है। ठीक है, यदि नहीं पढ़ा है तो क्लास 6 की ओल्ड वाली एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पर आपको सप्तर्षि तारामंडल के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है तारामंडल। तारामंडल या इसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन ये होता क्या है? तो प्यारे बच्चों, तारामंडल क्या है? तारों का तारों का ऐसा समूह तारों का ऐसा समूह तारों का ऐसा समूह जिससे विशेष प्रकार की आकृति बनती है उसे तारामंडल या इसी को कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ठीक है, तारामंडल क्या होता है? तारों का ऐसा समूह जिससे विशेष प्रकार की आकृति बनती है उसे तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अभी मैंने बताया आपको क्या, सप्तर्षि तारामंडल के बारे में। उदाहरण यदि हम बात करें तो 7 तारों के समूह को 7 तारों के समूह को सप्तर्षि मंडल कहते हैं। सप्तर्षि मंडल कहते हैं। और जो सप्तर्षि मंडल है इसे द बिग डीपर कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जो हमारा सप्तर्षि मंडल है, यानी जिसे हम कहते हैं 7 तारों के समूह को सप्तर्षि मंडल कहते हैं, इससे ध्रुव तारे की एग्जैक्ट अवस्थिति का पता लगाया जाता है। तो इसका जो है वो, अगर बात करें कि सप्तर्षि मंडल या तो जो 7 तारों का समूह है उसकी आकृति कैसी है, तो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, ये तो यहां से मिलाकर यहीं पर आपका ये एक तारा है जिसे कहते हैं नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार कहते हैं या इसे कहते हैं पोल स्टार, या इसी तारे का नाम रखा गया है क्या बेटा? ध्रुव स्टार, ध्रुव तारा। ध्यान दीजिए, फिर से समझिए कि क्या कहा मैंने? तारों का ऐसा समूह जिससे कुछ विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण होता है उसे तारामंडल कहते हैं। उदाहरण के लिए 7 तारों के समूह को सप्तर्षि मंडल कहा जाता है,
इसे द बिग डीपर कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। इस मंडल से, इस तारा मंडल से ध्रुव तारे की अवस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो ये जो ध्रुव तारा है इसकी अवस्थिति का पता इन दो तारों के सीध में, नॉर्थ, इन दो तारों के सीध ऊपर की ओर जो तारा दिखाई पड़ रहा है वो ध्रुव तारा है। ठीक है, और ये जो आकृति बन रही है इस आकृति को क्या कहते हैं? सप्तर्षि मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। ध्यान दीजिए और चीजों को कि बेटा जो ये ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारा जो है ये सप्तर्षि मंडल के नॉर्थ में स्थित है। कहाँ है? नॉर्थ में है। इसलिए रात में दिशा का पता जो है वो ध्रुव तारे से लगाया जाता है, यानी कि इसे क्या कह सकते हैं? दिशा वाहक तारा। ठीक है, जो दिशा बताए, जो डायरेक्शन बताए। बात समझ आई क्या? दिशा बताने वाला तारा जो है वो ध्रुव तारा है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में ध्रुव तारा है। कहाँ है? नॉर्थ में। ये आपका ध्रुव तारा है। तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा? साउथ। राइट साइड क्या होगा? ईस्ट। और लेफ्ट साइड क्या होगा? वेस्ट होगा। ठीक है, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ध्रुव तारे से दिशा का पता लगाया जाता है। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यदि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और कई बार इसे नक्षत्र मंडल भी कहा जाता है। ठीक है ना, हिंदी में क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टलेशन को। ठीक है, तारा मंडल या कॉन्स्टलेशन को एक और शब्द कहते हैं क्या? नक्षत्र मंडल, जो आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, वहां पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई नक्षत्र मंडल भी दिया गया है और सर ने तो बताया ही नहीं, सर ने तो बताया ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए। ठीक है ना, इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग कहानी को बढ़ाते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट से। अब आइए हम लोग समझते हैं आकाश गंगा के बारे में कि आखिर आकाश गंगा क्या होती है। आकाश गंगा क्या होती है, जिसे इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गैलेक्सी कहते हैं। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ करके आ रहे होंगे, जो आप स्कूल टाइम में पढ़ रहे होंगे। यदि आप स्कूल में ही पढ़ रहे हैं तो क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, 7 में। फिर यदि आप बड़ी क्लासेस में हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एकेडमिक में आपने इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया होगा। लेकिन आज हम लोग अब समझने जा रहे हैं आकाश गंगा। इसके बारे में आपको बताता हूँ आकाश गंगा क्या होती है। देखिए, जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग से तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये तारे आपस में मिले तो किसका निर्माण हुआ? कॉन्स्टलेशन का निर्माण हुआ। ठीक है ना, अब इन तारों और गैस व धूल के समूह, यानी कि सिस्टम को ही आकाशगंगा कहते हैं। तो कैसे इनका समूह बनेगा? तो बेटा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी का निर्माण यदि हो रहा है तो उसके पास क्या है? ग्रेविटी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे बंधे तारों, धूल एवं गैस के तंत्र को ही गुरुत्वाकर्षण के आकाशगंगा कहते हैं। बात समझ में क्या? या हम कह सकते हैं कि आकाशगंगा का तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल एवं गैस के तंत्र से है। गैस के तंत्र से है। और आकाशगंगा जो है हमारी, यदि इसकी बात करें तो इसका जो आकार होता है वो अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित सर्पिलाकार, वृत्ताकार एवं दीर्घ वृत्ताकार हो सकता है। बात समझ में आई क्या? देखिए कैसा होता है, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा।
कुछ इस प्रकार का, ठीक है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्टार हैं। ये देखिए विभिन्न प्रकार के स्टार इस गैलेक्सी में हैं, इस आकाशगंगा में हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये जो आकाशगंगा बनाई है, ये आकाशगंगा कौन सी है, तो ये हमारी वाली आकाशगंगा है अपनी, जिसे हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी। क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की आकाशगंगा होती, यानी कि तारों और धूल कण का ऐसा समूह, जो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बना हो, ठीक है, जिससे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो एक दूसरे से दूर ना जा पाए, वो क्या है, आकाशगंगा है। वो क्या है, आकाशगंगा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अब देखिए सुनिएगा और चीजों के बारे में, कि क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी में, और हमारा स्टार क्या है, सूर्य। तो हमारा स्टार जो सूर्य है वो किस आकाशगंगा में है, सबसे पहले इसको समझिए, ठीक है। तो हमारा जो स्टार है सूर्य, वो है आपका मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में। उसकी स्थिति कुछ, एक मिनट, उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार यहाँ है, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा है, मैं बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको विजिबल हो सके, ठीक है। और यहाँ से ये घूम रहा है इसके चारों तरफ ऐसे, ठीक है। किसके चारों तरफ, आकाशगंगा के चारों तरफ यह चक्कर लगा रहा है। इस चक्कर को क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आई क्या, ठीक है भाई। अब अगर सूर्य चक्कर लगा रहा है तो कुछ लोग ये प्रश्न पूछेंगे, क्या सर अर्थ भी चक्कर लगा रही है क्या आकाशगंगा का? तो जाहिर सी बात है भाई, जहां आपके मम्मी पापा जाएंगे वहां आप भी तो जाओगे भाई। मम्मी पापा जहां जाते हैं वहां बच्चा भी जाता है। तो भाई और जो ग्रह हैं वो सब क्या है, वो सूर्य के बच्चे ही हैं, एक प्रकार से मान लिया जाए तो। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बच्चे कैसे हैं थोड़ा समझ लीजिए बस। कि भाई जब सूर्य का निर्माण हुआ, तो सूर्य एक स्टार का जब निर्माण हुआ तो ये क्या कर रहा है, लगातार घूम रहा है ग्रेविटी के कारण। और इसमें इसके अंदर इतना ज़्यादा घनत्व है, इतना ज़्यादा दाब है कि उस दाब के कारण ये स्थिर हो ही नहीं पा रहा है। ये लगातार घूम रहा है और घूमते घूमते अचानक इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। ये इससे जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थ अलग हो जाते हैं। तो वो अलग तो होते हैं और भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सन के केंद्र में जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल छोड़ दो, ये सन का जो ग्रेविटी है, ब्लैक होल बताएंगे सन के केंद्र में किस प्रकार से ब्लैक होल माना जा रहा है, लेकिन बताएंगे बाद में, उसको छोड़ो। सन की जो ग्रेविटी है उसके कारण वो दूर नहीं जा पाते हैं, तो सन के चारों ओर वो भी रेवोल्यूशन करने लगते हैं, है ना, वो भी चक्कर लगाने लगते हैं। जैसे आपका क्या क्या है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, नेपच्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है, ये सब क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। फिर इनके भी बच्चे हैं, जैसे सैटेलाइट, जैसे मून है, चंद्रमा है, तो वो सभी चक्कर लगा रहे हैं। तो जब सन जाएगा तो अपने परिवार को भी लेकर जाएगा भाई। दादा दादी जाएंगे तो पापा मम्मी जाएंगे, पापा मम्मी जाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो सन जाएगा तो सब सन के साथ सब कुछ जो है वो चक्कर लगाएगा, किसका, गैलेक्सी का। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि हमारा स्टार यानी कि हमारा तारा, हमारा स्टार सूर्य जिस आकाशगंगा में है, जिस आकाशगंगा में है, आकाशगंगा में है, उसे उसे मंदाकिनी, उसे मंदाकिनी या इसी को कहते हैं दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, या इसी का नाम क्या है, मिल्की वे, मिल्की वे कहते हैं, कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो मंदाकिनी है हमारी दुग्ध मेखला है, इसके इसकी दो सर्पिल भुजाएं हैं। क्या हैं, दो सर्पिल भुजाएं हैं, एक दो, ये देखो सर्पिल भुजाएं हैं। अच्छा इसको थोड़ा और अच्छे से मैं लिखवाता हूं आपको, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ पे मंदाकिनी है, और नए शोधों के अनुसार, आप इसको यहीं से बना रहने देते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ, नए शोधों के अनुसार, नए शोधों के अनुसार
मिल्की वे या मंदाकिनी के दो दो अ, दो सर्पिल भुजाएं हैं, दो सर्पिल भुजाएं हैं, आप लिख सकते हैं सर्पिल भुजाएं, या इसे कहते हैं मुख्य भुजाएं। क्या कहते हैं? मुख्य भुजाएं हैं। और इसके अतिरिक्त कई अन्य माइनर भुजाएं हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। नए शोधों के अनुसार मंदाकिनी की दो भुजाएं, सर्पिल भुजाएं हैं जिसे मुख्य भुजाएं कहते हैं, और कई अन्य माइनर भुजाएं हैं, छोटी छोटी भुजाएं, यानी कि दो भुजाएं सामने दिख रही हैं, देखो ये और ये, ऐसी कई माइनर भुजाएं इधर उधर फैली हुई है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई क्या? क्लियर ना? और कुछ और चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो ये कि जो हमारा सूर्य है वो आकाश गंगा के ओरियन स्पर, क्या? ओरियन स्पर नामक स्थान पर है। यानी जो ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम ओरियन स्पर है, जो किनारे है, हमारी जो गैलेक्सी है उसके बिल्कुल किनारे। ठीक है ना? और यह इसी के सहारे क्या कर रहा है? गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। बात समझ में आई क्या? तो बच्चा यहां तक क्लियर हुई चीजें? थोड़ा सा इसे नोट कीजिए। एक बार मैं अब बता दूं क्या? देखिए, आकाशगंगा की यदि हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल व गैस के तंत्र को ही आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यानी और फिर हमने कहा कि हमारा जो सूर्य है, हमारा स्टार सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसका नाम मंदाकिनी है, या मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है, इसकी दो सर्पिल भुजाएं हैं जिसे मुख्य भुजाएं कहते हैं, और इसके अतिरिक्त इसकी अन्य कई माइनर भुजाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, सूर्य इसके ओरियन स्पर नामक बिंदु पर स्थित है, जो कि बहुत किनारे है। ठीक है ना? बहुत किनारे और बहुत छोटा सा है सूर्य। और ऐसे ऐसे बहुत कितने स्टार हैं पता नहीं, एक गैलेक्सी में कितने स्टार हैं तो अरबों अरबों स्टार हैं। ठीक है ना? कई अरब स्टार, लगभग बात करें अगर हम लोग 100 अरब तारे से ज्यादा ही होगा। लगभग मैं बता रहा हूँ, लगभग, एग्जैक्ट नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा, नहीं कई लोग तो उठा के डाल देंगे एग्जैक्ट। लगभग 100 अरब तारे एक गैलेक्सी में है। ठीक है, जिसमें मान लो अगर मैं एक बार बना लेता हूँ, और जो सन है वो बिल्कुल एकदम पॉइंट साइज है, ये सन है, और ऐसे ऐसे कितने स्टार हैं? 100 अरब स्टार। बाप रे बाप, समझ रहे हैं? 100 अरब। तो ऐसा कहा माना जा सकता है कि कुछ स्टार ऐसे और हो सकते हैं, ऐसे कई सूर्य और हो सकते हैं जहां पर सौरमंडल हो। हाँ, कह सकते हैं सोलर सिस्टम वाला कोई स्टार होगा, लेकिन अभी हमारी पहुंच वहां तक नहीं हुई है, तो उसके विषय में हम चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो हमारी आकाशगंगा में सन है, फिर उसके इर्द गिर्द हम लोग तो है ही हैं, हम सन का चक्कर लगा ही रहे हैं, है ना? ये सारी चीजें आकाशगंगा समझ में आई क्या? क्लियर? और मैं आपको बता दूं, हाल ही में 2025 में, पहले आप इसको नोट कीजिए फिर उसके विषय में चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, अभी हाल ही में सन 2025 में अलकनंदा नामक मंदाकिनी की खोज की गई है। किसकी? अलकनंदा नामक गैलेक्सी, अलकनंदा आकाशगंगा मैं कह दूं, मंदाकिनी मैंने बोल दिया, क्यों? क्योंकि हम मंदाकिनी में रहते हैं, इसलिए हम हर आकाशगंगा को कई बार हम मंदाकिनी नाम दे देते हैं। और इसे मंदाकिनी इसलिए कहा है मैंने क्योंकि अलकनंदा का जो आकार है वो मंदाकिनी से मिलता जुलता है। ठीक है ना? तो अभी समझते हैं क्या है आकाशगंगा, यानी अलकनंदा जो गैलेक्सी है उसके बारे में। तो दोस्तों, यह 2025 में, कब? 2025 में पुणे में स्थित राष्ट्रीय रेडियो रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र, खगोल भौतिकी केंद्र
टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के द्वारा 2025 की बात कर रहा हूं मैं, पुणे स्थित राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के द्वारा, या फिर इसे हम कुछ शॉर्ट में लिखते हैं NCRATIFR के द्वारा सर्पिल आकार की नई आकाशगंगा की खोज की गई जिसे अलकनंदा नाम दिया गया है। ठीक है, 2025 में पुणे स्थित राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के द्वारा सर्पिल आकार की एक नई आकाशगंगा की खोज की गई जिसे अलकनंदा नाम दिया गया है। दोस्तों, यह जो आकाशगंगा है, यह बेसिकली इसमें दो सर्पिल भुजाएं देखने को मिलती हैं, यानी कि इसमें भी क्या है, दो सर्पिल भुजाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और ये जो अलकनंदा मंदाकिनी है, यानी अलकनंदा आकाशगंगा है, ये बिग बैंग होने के लगभग 1.5 अरब वर्ष बाद ही इसका निर्माण हो गया था। ठीक है, 1.5 अरब वर्ष बाद इसका निर्माण हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो खोज की गई है वो की गई है आपके नासा के, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नासा के JWST यानी कि जेम्स वेव स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। ठीक है, 2024 में नासा के जेम्स वेव स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा पुणे स्थित राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के द्वारा JWST के द्वारा एक सर्पिल आकार की आकाशगंगा की खोज की गई जिसे अलकनंदा नाम दिया गया है। ठीक है, इसकी दो सर्पिल भुजाएं जो है वो पाई गई हैं और इसके केंद्र में भी वैसे ही उभार है जैसे कि आपकी आकाशगंगा में है। ठीक है ना, इसके केंद्र में उभार देखने को मिल रहा है। इस उभार को क्या कहते हैं बेटा, बल्ज। क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं या उभार कह लो। केंद्र में उभार देखने को मिला है और इसके सेंटर में ब्लैक होल, इसके सेंटर में ब्लैक होल होने की संभावना बताई गई है। इसके सेंटर में क्या है, ब्लैक होल। ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम हमारी जो आकाशगंगा मंदाकिनी है, उस मंदाकिनी आकाशगंगा के समान देखने को मिलती है। और ये जो अलकनंदा आकाशगंगा है, इसकी मंदाकिनी से जो डिस्टेंस है वो 12 अरब प्रकाश वर्ष है। 12 अरब प्रकाश वर्ष है मंदाकिनी से आपके जो अलकनंदा है। ये है अलकनंदा। क्या है, अलकनंदा से मंदाकिनी या मंदाकिनी से अलकनंदा की दूरी 12 अरब प्रकाश वर्ष है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही ना, ध्यान देते चलिएगा। फिर यही नहीं, अब मैं बात बताता हूँ आपको कि इसका नाम अलकनंदा ही क्यों रखा गया। तो इसका नाम अलकनंदा हिमालयी नदी अलकनंदा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इस अलकनंदा को सिस्टर रिवर ऑफ मंदाकिनी कहा जाता है। सिस्टर रिवर ऑफ मंदाकिनी कहा जाता है। और सिस्टर रिवर ऑफ मंदाकिनी, और मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा का भी नाम है। ठीक है, मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा का भी नाम है और अलकनंदा नदी को सिस्टर रिवर ऑफ मंदाकिनी कहा जाता है। इसलिए इस आकाशगंगा का नाम अलकनंदा रखा गया, क्योंकि इसकी
जो आकृति है वो बिल्कुल हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी आकाशगंगा के समान देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें भी दो सर्पिल भुजाएं हैं, हमारी आकाशगंगा में दो सर्पिल भुजाएं हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर? तो करंट अफेयर भी आपका क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक टू एडवांस विद करंट अफेयर हम लोग इस सेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही स्टडी होगी, इसी प्रकार हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आकाशगंगा में ये नई खोज है, और इसने जो मूलभूत जो हमारी सोच थी उसको इसने चुनौती दी है कि शुरुआत में ही आकाशगंगा का निर्माण नहीं हो सकता, ऐसी संकल्पनाएं बना ली गई थी। परंतु इस खोज ने यह सिद्ध किया कि बिग बैंग से केवल 1.5 अरब वर्ष बाद ही अलकनंदा का निर्माण हो गया था। बात समझ में आ रही है ना? तो इसने उस सोच को चुनौती दी है, इस खोज ने। इससे संबंधित जानकारी हम आप ऑनलाइन देखिएगा, तो टाइप कीजिएगा अलकनंदा मंदाकिनी के बारे में, तो विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। क्लास में जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। जितना यूपीएससी, पीपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी सारी बातें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। उसके अतिरिक्त आपको जानने की आवश्यकता है नहीं। तो आकाशगंगा से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। अब हम अगले वीडियो में चलेंगे सूर्य की तरफ, यानी हमारा जो स्टार है उस पर अब हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। क्लियर? एक बार और मैं कुछ चीजें अगर आप कहें तो मैं बता दूं, एक बार प्रीवियस थोड़ा बैक करके वीडियो देख लेना यार, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।